स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अभ्यास पुस्तक में अगला टॉपिक करने वाले हैं वाच्य का। वाच्य जो एक तरह से वाक्य का भेद होता है। वाक्य यानी हम अगर बात करें तो प्रधानता के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो यानी वाच्य को ही हम वाक्य की प्रधानता के आधार पर पढ़ते हैं। तो इसे हम देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ये टॉपिक हम करने वाले हैं अभ्यास पुस्तक से, और ये अभ्यास पुस्तक आप सभी लोगों के पास होगी। अगर नहीं है तो अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाके इस पुस्तक को ले लीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी हमारे एप्लीकेशन पर जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेट नंबर 1 दिया हुआ है, और सेट नंबर 1 में हम यहाँ बात करेंगे पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, किसान के द्वारा खेत जोता गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जब आप वाच्य पर ध्यान देते हैं तो वाच्य पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि वाक्य के अंदर कर्ता कारक होगा। ठीक है, वाक्य के अंदर आपको क्या खोजना है? कर्ता कारक। अब इस कर्ता कारक के साथ यदि आपको ने या शून्य कारक चिन्ह दिखाई देता है तो वो वाक्य हमारा जो होगा वो कर्तृवाच्य के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर कर्ता के साथ आपको के द्वारा कारक चिन्ह दिखाई देता है, कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह या कर्ता का लोप पाया जाता है, ठीक है, कर्ता का लोप पाया जाता है, तो वह वाक्य हमारा जो होगा वो कर्मवाच्य होगा। और यदि कर्ता कारक के साथ आपको से कारक चिन्ह दिखाई देता है तो वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। और ये वाच्य की एक शॉर्ट ट्रिक है, आप बहुत आसानी से इसे पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला हमारा यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, इसने कहा है किसान के द्वारा। तो किसान के द्वारा खेत जोतने का काम किसने किया है? किसान ने किया है, यानी वाक्य का कर्ता कौन है? किसान है। और किसान के साथ क्या दिया हुआ है? के द्वारा। तो इसका जो वाच्य होगा वो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। आप आसानी से इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? कर्म वाच्य। वाच्य को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका, और वाच्य में यानी किसी वाक्य के अंदर वाच्य को पहचानने का ये जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया है, बहुत आसानी से आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, दुखी जीवन जीने से क्या होगा? अब देखिए ये वाक्य दिया हुआ है, दुखी जीवन जीने से क्या होगा। इसके अंदर हम देखें तो वाक्य में कर्ता, यानी कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला, जो काम कर रहा है। तो काम करने वाला यहाँ है ही नहीं इस वाक्य के अंदर। इस वाक्य के अंदर लोप है, यानी कौन जी रहा है यहाँ बताया नहीं है। तो कहा है क्या जीने से? दुखी जीवन। तो इसके अंदर कर्म आया है, तो कर्म दिया हुआ है और कर्ता इसमें नहीं, यानी कर्ता का लोप है। तो भी मैंने आपको बताया कि कर्ता का लोप होने पर भी हमारा कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। इसका उत्तर भी कर्म वाच्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, लवकुश के द्वारा अयोध्या का मंदिर बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, संदेहवाचक या भाववाच्य। अब आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया, समझाया है, वाक्य में काम करने वाला, काम किसने किया? लवकुश ने किया। ये वाक्य का कर्ता हो गया। कर्ता के साथ क्या दिया है? के द्वारा दिया हुआ है। तो ये हमारा वाक्य का कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, आसानी से आप इसको पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें वाक्य का कर्ता क्या है? तो वाक्य का कर्ता है यानी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला। अब विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन है? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय के साथ कारक चिन्ह क्या आ रहा है? ने आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर कर्ता के साथ ने या शून्य कारक चिन्ह का मतलब कोई कारक चिन्ह न हो, तो वैसा वाक्य हमारा क्या होता है?
कर्तृवाच्य होता है। तो इसका वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो गया, यानी विकल्प ख हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती आई है। इस वाक्य में काम को करने वाला कोई नहीं है, बस क्या कह रहा है कि पराजित होती आई है। तो यानी क्या पराजित होती आई है, बुराई। कर्ता का लोप जब वाक्य के अंदर हो तो उस वाक्य का वाच्य कर्मवाच्य होता है। आपने पहले ही जान लिया। तो यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, तो इसमें कर्म जो कर्ता है वो लोप है, तो कर्म है बुराई, तो यही हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कर्म प्रधान है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। मार गिराना, किसने मार गिराया, शिकारियों ने। तो यानी कर्ता क्या है वाक्य में, शिकारी, और शिकारी यानी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा है, तो वाक्य क्या हो गया हमारा, वाक्य हो गया कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य यानी पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब कहा है क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो, तो इस वाक्य में पूरा कर सकने का काम कौन करने वाला है, तुम के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, यानी शून्य कारक चिन्ह है, तो यह वाच्य भी हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा जो विकल्प है वो ख हमारा उत्तर हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। यानी वाक्य विचार, अब व्याकरण के 4 भेद होते हैं, मतलब 4 भाग करके पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ कह रहा है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिया है शब्दकोश का, ऑप्शन दिया है वर्णों का, ऑप्शन दिया है वाक्यों का, ऑप्शन दिया है क और बी दोनों का। तो देखो वर्णों का अध्ययन करते हैं हम वर्ण विचार के अंदर, तो ये हमारा विकल्प कट गया। और शब्दों का अध्ययन करते हैं शब्द विचार के अंदर, तो ये विकल्प कट गया। अब ये दोनों कट गए, तो ये तो वैसे ही कट गया। उत्तर मिल गया हमको वाक्यों का, यानी वाक्य विचार के अंदर हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9। वाक्य में जिस विषय में कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, ये कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वह क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, विधेय कहलाता है, वाक्य विस्तार कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जिसके विषय में बात हो रही है वो वाक्य का कर्ता होता है, और वाक्य का कर्ता हमेशा क्या होता है, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य को वाक्य का कर्ता रखते हैं, तो ये इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। वाक्य में काम को करने वाला ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो मोहन खरीदारी, घूमना या बाजार, तो आपको पता है जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा, और इसका उत्तर क आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है मैं सीढ़ियों के सहारे जहाज पर पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है, उद्देश्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ध्यान देना, जब हम वाक्य के भेद की बात करते हैं तो वाक्य के भेद में क्या आता है, उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य वाक्य में काम को करने वाला, जिसके विषय में बात कही गई है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ भी कहा होता है या जिसके भी जो वाक्य में काम किया गया है वो विधेय में आता है। अब विधेय और उद्देश्य के बीच में आने वाले जो शब्द होते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाते हैं, और जो उद्देश्य के लिए आते हैं पद वो उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि मैं सीढ़ी के सहारे जहाज पर पहुंचा। इस वाक्य में सीढ़ी के सहारे को आपको बताना है। तो देखो मैं तो क्या हो गया, वाक्य का उद्देश्य,
ठीक है, और पहुंचा, जहाँ पहुंचा हो गया उसका विधेय। तो अब सीढ़ी के सहारे जो बीच में आ रहा है ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा? विधेय का विस्तार। तो ऑप्शन में कहाँ है? तो विधेय का विस्तारक दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? ख। इसका उत्तर विधेय का विस्तार ये कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 8? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब पूछा जाए तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वाक्य में वाच्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 6 या 8। तो वाक्य में वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर अब पहले पूछा था अर्थ के आधार पर, अब पूछ रहा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें आता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 15, संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना मतलब रचना के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य दिया है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो मैंने आपको बताया ही कि यानी रचना के आधार पर, नहीं संरचना के आधार पर सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ये आज्ञार्थक वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, ये किसके आधार पर होता है? अर्थ के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 16, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? अब ऑप्शन दिया है आपको, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि क्रिया उपवाक्य तो होता ही नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। अब संज्ञा वाक्य उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अब यहाँ पे वाक्य दिया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो इसमें जो क्रिया है बोलते हैं, तो ये कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो यानी बोलते की विशेषता बता रहा है जब पानी बरसता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, और इसीलिए जो ये उपवाक्य आया है, ये उपवाक्य भी क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, और यही हमारा इसका उत्तर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो इसमें हमें बताया जाएगा कि मैं घर जाऊंगा यह कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा में आपको बताना है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य तो नहीं है, ये कट गया। उसके बाद ये क्रिया उपवाक्य होता ही नहीं है प्रश्न में। ठीक है, विकल्प नहीं होता है। ठीक, तो ये कट गया। अब उसके बाद ये घर जाऊंगा, क्या ये विशेषण बता रहा है या फिर क्रिया की जो संज्ञा है उसके बारे में बता रहा है? तो ये किसी भी संज्ञा की कोई विशेषता नहीं बता रहा, तो ये हट जाएगा। ये क्या बता रहा है? संज्ञा के कार्य को दिखा रहा है कि मैं घर जाऊंगा। तो ये हमारा जो उपवाक्य है ये संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। ना तो ये किसी क्रिया की विशेषता बता रहा, कट गया। क्रिया उपवाक्य वाक्य उपवाक्य होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर मिल गया संज्ञा उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 18, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दिया है शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षक पाठ पढ़ाने का काम शिक्षक कर रहे हैं, वाक्य का कर्ता है, कर्ता के साथ के द्वारा दिया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
कर्मवाच्य हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है, माली के द्वारा वृक्षों को काटा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दिया है कर्तृवाच्य, ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, ऑप्शन दिया है भाववाच्य, ऑप्शन दिया है संकेतवाच्य। तो माली के द्वारा वृक्षों को काटा गया, तो माली के द्वारा, तो के द्वारा आते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, वाक्य का कर्मवाच्य है। ठीक है, वाक्य का कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 20। दादा से चला फिरा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब चलने फिरने का काम कौन करने वाला है? वो दादा करने वाले हैं। तो दादा से चला नहीं फिरा जाता, तो जाने का काम यानी चलने फिरने का काम जो कर रहे हैं नहीं होता, वो किससे? दादा, यानी दादा वाक्य में क्या हो गया? कर्ता हो गया, वाक्य का कर्ता दादा। अब कर्ता कारक के साथ क्या लगा है? से कारक चिन्ह लगाया, और मैंने क्या बताया है, कर्ता कारक के साथ से कारक चिन्ह आ जाए तो वो वाक्य का भाववाच्य हो जाता है। तो कर्तृवाच्य कट जाएगा, संदेहवाचक कट जाएगा, कर्मवाच्य भी कट जाएगा, उत्तर आपको मिल गया भाववाच्य। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो प्रश्न हमने किए या आप सभी लोगों ने करके देखे होंगे, और भी अगर नहीं आए हैं तो यहाँ मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसी तरह से आप अभ्यास पुस्तक को पढ़ते रहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि अभ्यास पुस्तक के लिए दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप में से बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि मैम हम एक बार विस्तार से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए कोर्स को बिल्कुल कम दामों में किया हुआ है। तो कितने हैं आप जाकर देखिए। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करिए। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के से एक और सूचना है कि आप अगर शब्दावली पढ़ना चाहते हैं, शब्दावली को आपको पढ़ना है, समझना है, तो मैंने आप सभी लोगों की डिमांड पर शब्दावली का एक नया चैनल बनाया है, हिंदी शब्दावली के नाम से। ठीक है, या तो आप उसको सर्च कर लीजिए, अगर सर्च होने पे आपको नहीं मिलता है तो बड़े वाले चैनल के चैनल बॉक्स में जाकर आप उसे वहां से भी देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।